My dear friends, welcome you online BA classes. This video is very important for BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मित्रों, जिसमें कि आज आपको फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल के विषय में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे मित्रों, तथा कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को प्रेषित करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये श्रृंखला, जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में आपके समक्ष होगी मित्रों। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है मित्रों, भौतिक भूगोल का अर्थ, यानी भौतिक भूगोल का अर्थ क्या होता है, और हम इसकी परिभाषा भी आपको देंगे जिसको कि विद्वानों ने दिया हुआ है। तो देखेंगे मित्रों, ये जो भौतिक भूगोल होता है, भौतिक का तात्पर्य क्या होता है, पहले आप ये समझ लें कि भौतिक का मतलब सांसारिक, इस जगत में जो भी हम देखते हैं, जिस भी रूप में हम रह रहे हैं, उन सारे परिदृश्यों का जो अध्ययन करे वही हमको यहाँ पर जानकारी प्रदान की जाएगी, जो कि जियोग्राफी के रूप में, भूगोल के रूप में हम उसका अध्ययन करते हैं, उसको पढ़ करके पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे भौतिक भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु जो है मित्रों, पृथ्वी पर स्थित जीव जगत है। तो जो भौतिक भूगोल का जो अध्ययन होता है, उसका जो केंद्र बिंदु होता है मित्रों, वो पृथ्वी पर स्थित जीव जगत को ही माना गया है, जो जल में रहते हैं, थल में भी निवास करते हैं, वायु का आवरण है, यानी इन रूपों में वो पाए जाते हैं। अब आप देखेंगे इसमें, जिसमें वनस्पति एवं प्राणी जगत के जीवन का विकास होता है, यानी इसमें वनस्पति और प्राणी जगत का भी जीवन विकसित होता है, आगे बढ़ते हैं। और जो जीव मंडल के जीवों, जिनमें कि वनस्पति एवं प्राणी जगत आते हैं, के लिए सुयोग्य निवास क्षेत्र प्रदान करते हैं। भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें समस्त भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ये आपको पूरी तरह से समझ लेना है मित्रों कि जो भौतिक भूगोल होता है वो जो है पर्यावरण का अध्ययन इसमें किया जाता है, जिसमें समस्त भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल को निम्न विद्वानों ने इस प्रकार परिभाषित किया है। तो हम इन विद्वानों की परिभाषा को समझेंगे मित्रों, जिसमें कि नाम आता है स्ट्रालर जी का। स्ट्रालर के अनुसार इन्होंने क्या बताया, तो भौतिक भूगोल सामान्य रूप से भूविज्ञान का अध्ययन एवं समन्वय है। समझने की बात है मित्रों कि जो भौतिक भूगोल होता है वो सामान्य रूप से भूविज्ञान का अध्ययन एवं समन्वय करता है, जो कि भूविज्ञान के बारे में हमको बताता है, जो मानव पर्यावरण पर सामान्य रूप से प्रकाश डालते हैं, यानी मानव पर्यावरण पर सामान्य रूप से ये प्रकाश डालता है। तो ये हमें भूगोल यानी भौतिक भूगोल के अर्थ के संदर्भ में इतना ही लिखना होता है मित्रों। अब हम आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर ले चल रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सौर परिवार, यानी सौर परिवार क्या होता है। इस सौर परिवार के विषय में जानेंगे मित्रों। सौर परिवार ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा। तो इसमें देखेंगे मित्रों, सौर परिवार वह परिवार है जिसमें सूर्य और वह परिवार, यानी सूर्य और वह परिवार, तो जिसमें सौर परिवार में सूर्य से संबंधित और वह परिवार दोनों आते हैं, जिसमें सूर्य और वह खगोलीय वस्तुएं सम्मिलित हैं, जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे, यानी कि शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून हैं। ये जो ग्रह हैं बताए गए हैं मित्रों, इन ग्रहों से ये इसके गुरुत्वाकर्षण के बल से जो है इस मंडल में, सूर्य मंडल में पूरी तरह से ये विद्यमान होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सदस्य लघु ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु तथा उल्काओं के पिंड भी माने जाते हैं। तो ये सारे सौर परिवार के अंतर्गत ही मित्रों जाने जाते हैं, जिनको हमें पूरी तरह से समझ लेना है। अब आप समझेंगे मित्रों अगला क्वेश्चन, जो कि अगला क्वेश्चन आपके लिए है भौतिक भूगोल की प्रकृति बताइए। भौतिक भूगोल की प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, ये हमें समझना है। तो भौतिक भूगोल के नेचर के विषय में जानेंगे मित्रों। जो भौतिक भूगोल होता है, तो भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा है, यानी भौतिक भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा मानी गई है। प्रारंभ में भौतिक पर्यावरण के क्रमबद्ध अध्ययन को भौतिक भूगोल समझा जाता था, परंतु वर्तमान में भौतिक भूगोल अन्य भूविज्ञानों से चयनित विषयों का समूहन और समन्वय ही नहीं, अपितु
भौतिक पर्यावरण व मानव के पारस्परिक क्रियाओं के प्रतिरूप का अध्ययन भी है। अब आप इसको समझेंगे मित्रों, जो भौतिक भूगोल होता है इसकी जो प्रमुख शाखा है, एक भूगोल की एक प्रमुख शाखा मानी गई है भौतिक भूगोल को। तो प्रारंभ में भौतिक पर्यावरण के क्रमबद्ध अध्ययन को भौतिक भूगोल समझा जाता था। यानी पहले हम जो है स्टार्टिंग में भौतिक पर्यावरण के क्रमबद्ध अध्ययन को ही भौतिक भूगोल के रूप में जानते थे, परंतु वर्तमान में भौतिक भूगोल अन्य भूविज्ञानों से चयनित विषयों का समूहन और समन्वय ही नहीं, अपितु भौतिक पर्यावरण व मानव के पारस्परिक क्रियाओं के प्रतिरूपों का अध्ययन भी है। अर्थात इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम इन सारे पारस्परिक क्रियाओं के प्रतिरूपों का अध्ययन भी इसमें करते हैं। आगे बढ़ेंगे मित्रों। वर्तमान समय के अनुसार भौतिक भूगोल मानव कल्याण की इच्छा से मानव द्वारा भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन के कुप्रभावों और उनसे उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं के मूल्यांकन एवं समाधान पर केंद्रित हो गया है। अर्थात जो वर्तमान समय के अनुसार जब देखा जाए तो जो भौतिक भूगोल है वो मानव कल्याण की इच्छा से मानव द्वारा भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन के कुप्रभावों और उनसे उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं के मूल्यांकन एवं समाधान पर केंद्रित हो गया है। कहने का मतलब यह है मित्रों, जो वर्तमान समय है, इस वर्तमान समय में मानव ने उस पर्यावरण को क्या किया, परिवर्तित कर दिया, उसके कुप्रभाव को उसे ही झेलना पड़ रहा है। तो उससे जो उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याएं जो उत्पन्न हुई उसके मूल्यांकन एवं समाधान के बारे में भी हम इसका अध्ययन करते हैं, इस भौतिक भूगोल का, कि हमारे पर्यावरण में क्या कमियां आई, किस तरह से हम इसको सुधार सकते हैं। तो ये हमें पूरी तरह से समझना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। ये अगला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा। इसमें पूछा जा रहा है मध्य महाजीव कल्प के टियासिक व जुरेसिक युगों को बताइए। यानी मध्य महाजीव कल्प के जो टियासिक व जुरेसिक युग थे उनको आपको बता देना है इसमें मित्रों। तो इसमें पहला बिंदु देखेंगे, इसमें ट्रियासिक युग। इस युग में जो ट्रियासिक युग है, इस युग में गोंडवान स्थलखंड ने उत्तर की ओर खिसकना शुरू किया, जिससे उसका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका व मेडागास्कर में विभाजन हो गया। यानी जब ये दक्षिण की ओर खिसकना शुरू किया मित्रों, तो इसमें जो है इसको अमेरिका के रूप में, अफ्रीका व मेडागास्कर में विभाजन के रूप में हम इसको समझने लगे। इस समय आल्प्स व हिमालय के स्थान पर टिथीस सागर लहराता था। इस समय जुरासिक युग, यह एक युग 18 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। यानी जो जुरासिक युग स्टार्ट हुआ मित्रों, यह युग जो है लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। इस युग में पृथ्वी पर डायनासोर जैसे विशाल जीवों का समस्त जीवों पर प्रभुत्व था। यानी कि जो अगर प्रश्न किया जाए आपसे कि उस समय जो है इस युग में जो कि 18 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई जुरासिक युग, तो इसमें किस जीव का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम हुआ, तो आपको ये जानना है कि इसमें जो है मित्रों एक विशाल जीव जिसको जाना जाता है डायनासोर के नाम से, तो डायनासोर के नाम से इसको जाना गया, जीवों पर प्रभुत्व था। इस युग में धीरे धीरे जलवायु ठंडी व शुष्क होने लगी, जलवायु का प्रभाव इस पर दिखाई पड़ने लगा मित्रों। क्रिटेशियस युग किसे कहते हैं? अब आप देखेंगे मित्रों, जलवायु ठंडी व शुष्क होने लगी, इसके पश्चात आप देखेंगे क्रिटेशियस युग किसे कहते हैं। ये आपसे क्वेश्चन के रूप में समझ लें इसको। तो क्रिटेशियस युग के विषय में आप जानेंगे। जो क्रिटेशियस युग हुआ, क्रिटेशियस युग, यह युग 13.5 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। इस युग में उत्तरी गोलार्ध में सामुद्रिक प्रवाह के कारण ब्रिटेन से जर्मनी तक की भूमि खाड़ियाँ, जिसको चौक के रूप में, खड़िया के रूप में जानते हैं, भूमि खड़िया से ढक गई थी। इस युग में नेवाद भू संचलन द्वारा कार्डलेरा का विस्तार हुआ तथा दक्षिणी भारत में लावा प्रवाह हुआ। इस युग में प्रथम बार पुष्पयुक्त पौधे उत्पन्न हुए। यानी प्रथम बार जो है ऐसे पौधों को देखा गया इस युग में मित्रों कि जिसमें पुष्पयुक्त पौधे होते थे, जो पौधे जिन पौधों में पुष्प भी दिखाई पड़े, जैसे कि नारियल, ओक, वालनट इत्यादि।
यानी इन पौधों को देखा गया था किस युग में मित्रों? तो ये आपको ये जो अगला क्वेश्चन है मित्रों, इसमें आप देखेंगे मेंटल, यानी मेंटल से क्या तात्पर्य होता है। तो इस मेंटल से संबंधित तथ्यों को हम समझेंगे यहाँ पर। ये जो मेंटल वर्ड आया हुआ है कि मेंटल क्या है, इसे क्या कहते हैं, तो इसमें आप देखेंगे इन्होंने पर्वत निर्माण को समझाने के लिए एक महाद्वीपों का बृहद पैमाने पर प्रवाह कराया, जो कि अनुमान से ही कहीं अधिक है। यदि क्रिटेशियस युग की चंद्रमा को ज्वारीय शक्ति टर्सीय युग के पर्वतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी थीं, तो उससे पहले के पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, ये सारी जानकारी। ज्वारीय शक्ति बड़े पैमाने पर प्रवाह के लिए उत्तरदायी थीं, तो यह पृथ्वी की परिभ्रमण गति पर ब्रेक का काम भी कर सकती थी। इस प्रकार यह सभी समस्याएं इस संकल्पना से सुलझ पाईं। तो ये मेंटल की संकल्पनाएं थीं जिनके कारण ये सारी समस्याएं जो आपको बताई गई मित्रों, ये सब सारी समस्याओं की गुत्थी सुलझा पाए थे कौन? मेंटल। तो इसके अंतर्गत हम इसको अध्ययन करेंगे, ये सारे बिंदु आपको पढ़ने हैं। इसके पश्चात मित्रों देखेंगे भू संतुलन। ये अगला क्वेश्चन जो आपका है ये भू संतुलन के बारे में है, यानी भू संतुलन किसे कहते हैं बताइए। तो इसमें देखेंगे मित्रों अंग्रेजी के शब्द आइसोस्टेसी यानी आइसोस्टेसी की उत्पत्ति ग्रीक शब्द आइसोस्टेसिक ओस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ समस्थिति है। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ मित्रों? समस्थिति। इसका सर्वप्रथम प्रयोग ऊटन महोदय ने किया था। इनका सर्वप्रथम जो है प्रयोग जो है ऊटन महोदय के द्वारा किया गया था। इसका प्राय है कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के भूभाग पर उठे हुए पर्वत, पठार तथा मैदानी क्षेत्रों एवं नीचे धंसे हुए सागर व महासागर क्षेत्रों के बीच भौतिक और यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही संतुलन की दिशा या इसको जो है आइसोस्टेसी कहा गया या कहते हैं। इसको आप पूरी तरह समझ लेंगे। आर्थर होम्स जो थे, आर्थर होम्स के अनुसार इनकी परिभाषा को देखेंगे। आर्थर होम्स के अनुसार संतुलन की वह दशा जो स्थल के बड़े बड़े भागों में पाई जाती है, जो विभिन्न सतह पर पर्वत, पठार और मैदान आदि के रूप में फैले रहते हैं, उसे भू संतुलन कहते हैं। तो भू संतुलन का एक दूसरा पर्याय यही है मित्रों कि जो हमको देखने को मिलते हैं बड़े बड़े भागों में पठार के सदृश, यानी सतह के रूप में, पर्वत के रूप में, पठार के रूप में, मैदान के रूप में जो हमको दृश्य दिखाई पड़ते हैं, ये सारे जो है एक भू संतुलन की ही प्रक्रिया है। भू संतुलन के रूप में हम जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों प्लेट विवर्तनिकी की संरचना, यानी कि इसमें आपको ये देखना है कि प्लेट विवर्तनिकी की संरचना क्या होती है, इसके बारे में आप इसमें देखेंगे। तो प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1965 ईस्वी में टूजो विल्सन नामक विद्वान ने किया। प्लेटों के अंतर्गत पृथ्वी के बाह्य परत यानी कि जो भूपटल होते हैं, बाह्य परत होते हैं, तथा ऊपरी मेंटल का लगभग 100 किलोमीटर गहराई का भाग सम्मिलित किया जाता है। यानी इसमें जो है हम लगभग 100 किलोमीटर की गहराई के भाग को इसमें देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, जो कई खंडों में विभक्त है। प्लेटें स्थल मंडल के कठोर एवं दृढ़ भूखंड हैं। मॉर्गन ने 1968 में पृथ्वी को 6 प्रमुख और 14 छोटी छोटी प्लेटों में विभाजित किया है। तो इसमें जो है देखना ये है मित्रों कि जो इसकी जो प्लेटें थीं उसको मंडल के कठोर एवं दृढ़ भूखंड जो हमको देखने को मिले थे, वो इसमें मॉर्गन ने जो है 1968 में पृथ्वी को 6 प्रमुख और 14 छोटी प्लेटों में विभाजित किया। यानी 6 प्रमुख प्लेटों के रूप में और 14 छोटी प्लेटों के रूप में इस पृथ्वी को विभाजित किया था कि इस पृथ्वी की आकार और उसके जो है कठोरता इस रूप में उन्होंने व्यक्त किया था। आगे देखेंगे मित्रों, ये जो अगला क्वेश्चन है इसी में आप समझेंगे इसको। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पर सर्वप्रथम अनेक पहलुओं पर विचार मॉर्गन ली पिशान ने प्रस्तुत किए हैं। यानी कि मॉर्गन
व लिपिशान ने इसमें प्रस्तुत किए अपने विचार। इस क्षेत्र में टुज्जी, विल्सन, हेरी, हैस तथा विलियम गिलवर्ट ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब आप देखेंगे मित्रों, महाद्वीपों में प्लेट संचलन द्वारा प्रवाह या विस्थापन के दो प्रमुख साक्ष्य सामने आए इसमें, जो कि महाद्वीप थे जिनमें प्लेट संचलन द्वारा जो प्रवाह हमको दिखाई पड़ा, उसका विस्थापन जो दिखाई पड़ा, उसके दो प्रमुख साक्ष्य हमको देखने को मिले, हमारे समक्ष आए थे, जिसमें पृथ्वी का पूरा चुंबकत्व क्षेत्र दिखाई पड़ा इसमें और सागर नितल प्रसरण भी दिखाई पड़ा इसमें। स्थिति के आधार पर भूकंप के प्रकार आपको बताना है मित्रों। स्थिति के अनुसार जो है भूकंप के कितने प्रकार होते हैं ये आपको इसमें पढ़ना है। तो इसमें देखेंगे स्थलीय भूकंप, ये पहला जो भूकंप होता है लैंड अर्थक्वेक इसको कहते हैं। स्थलीय भागों पर उत्पन्न होने वाले भूकंप स्थल पर उत्पन्न होते हैं तथा संख्या में अधिक होते हैं। सागरीय भूकंप, उसके बाद जो है दूसरा बिंदु आता है सागरीय भूकंप, जिसको मैराइन अर्थक्वेक कहते हैं। इस प्रकार के भूकंप समुद्र के गर्भ में उत्पन्न होते हैं। इनके परिणाम स्वरूप सागरों में सुनामिस लहर उठती है। सुनामी का नाम आप सुने होंगे मित्रों। ये भूकंप के कारण ही सागरों में उत्पन्न होती है, जिनसे तटवर्ती भागों में बहुत हानि होती है। जो समुद्र के तट होते हैं उनमें ज़्यादा क्षति पहुंचने की संभावना रहती है इस सुनामी के द्वारा मित्रों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 मित्रों, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। भूकंप मूल की स्थिति के आधार पर भूकंपों का वर्गीकरण कीजिए, यानी भूकंपों के वर्गीकरण के विषय में इसमें पूछा जाएगा। तो आप इसमें देखें क्वेश्चन का आंसर मित्रों। साधारण भूकंप, इनमें भूकंप मूल की स्थिति 0 से 50 किलोमीटर तक होती है, यानी कि जिसकी मूल स्थिति होती है भूकंप की वो 0 से लेकर के 50 किलोमीटर तक होती है, तो उसे साधारण भूकंप कहते हैं। तो वो साधारण भूकंप की श्रेणी में आता है। मध्यवर्ती भूकंप जो होते हैं मित्रों, भूकंप गहराई इसकी लगभग 50 से 250 किलोमीटर होने पर मध्यवर्त भूकंप उत्पन्न होते हैं। जो 50 से लेकर के 250 किलोमीटर गहराई तक के उसकी जब स्थिति बनती है तो उसको मध्यवर्त भूकंप के रूप में जाना जाता है मित्रों। इसके पश्चात अत्यधिक गहराई वाले भूकंप, जब भूकंप का उत्पत्ति केंद्र 250 से 700 किलोमीटर की गहराई में होता है तो गहराई वाला भूकंप उत्पन्न होता है। तो भूकंप को हम 3 कैटेगरी में रख सकते हैं, 3 श्रेणियों में रख सकते हैं। प्रथम श्रेणी में मित्रों 0 से लेकर के 50 किलोमीटर तक की गहराई का जो भूकंप होता है इसको हम साधारण भूकंप के रूप में जानते हैं। और दूसरा पॉइंट जो आपका है मध्यवर्त भूकंप जो होता है, ये इसकी गहराई 50 से लेकर के 250 किलोमीटर होने पर इसको मध्यवर्त भूकंप के रूप में जाना जाता है। और अत्यधिक गहराई वाले भूकंप, जब भूकंप का उत्पत्ति केंद्र जो है 250 से लेकर के 700 किलोमीटर की गहराई में होता है तो ये गहराई वाला भूकंप उत्पन्न होता है। गहराई से तात्पर्य है मित्रों पृथ्वी का जो तल है, जो निचली सतह है, वो निचली सतह तक जब उसका असर रहता है भूकंप का जो कंपन होता है, तो वह बात आपको यहाँ पर बतानी है कि ये 3 प्रकार से हो सकते हैं, जिसको कि हम साधारण भूकंप के रूप में जान सकते हैं, मध्यवर्ती भूकंप के रूप में जान सकते हैं और जो है अत्यंत गहराई वाले भूकंप के रूप में जान सकते हैं। तो इनके अलग अलग गहराइयों के माप भी यहाँ पर दे दी गई है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा। तो मैं चाहूँगा मित्रों कि ये आपके लिए 10 क्वेश्चन जो मैं दिया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेंगे और इसी श्रृंखला में आपको प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। तो मैं चाहूँगा मित्रों कि कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को प्रेषित करेंगे, जिससे कि मैं आपको कंटिन्यूअसली वीडियो को उपलब्ध कराता रहूँ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।